हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। यह क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज 8 का क्वेश्चन है। इसके पहले टेस्ट सीरीज 7 तक अर्थात 7 वीडियो बना दिया गया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या लाइब्रेरी से संबंधित जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि टोटल 500 एमसीक्यू, इस पीडीएफ में 500 वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से हम 50 क्वेश्चन का ही डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। और आगे लिखा है कि इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक आदमी इसे कमेंट कर दिया था कि अक्सर पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछा गया है, तो बिहार में तो एग्जाम जो है हुआ ही नहीं है, तो बार बार कैसे पूछा गया? तो बिहार में ना एक बार हुआ है, लेकिन और जगह देखिए, राजस्थान, यूपी, कई जगह ऐसा एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन बैंक में देखिए, तब समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार अगर एलडीसी, जेईई, डब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई का तैयारी करते हो, डिपार्टमेंटल रेलवे डिपार्टमेंट में हो, तो भी इस व्हाट्सअप नंबर पर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते हम चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए लिखा है, सिट्यूटेड लर्निंग सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान के संदर्भ से जोड़ना। ठीक है, सिट्यूटेड लर्निंग का अर्थ यही होता है कि ज्ञान को जो है संदर्भ से जोड़ना। ठीक है, जो भी आपके पास ज्ञान है उसको एक दूसरे से जोड़ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेटा मेट, मेटाकिज्म, ऐसा लिखा है ना, मेटाकंगिशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो है देखिए, यहाँ पर सोचने के बारे में सोचना, सोचने के बारे में सोचना। ठीक है, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना। जैसे मेटाकिज्म का अर्थ हम अगर पढ़ दें तो अपनी सोच के बारे में सोचना, या अपनी सोच के बारे में जागरूक होना। ठीक है, यही जो है मेटा कंडीशन कहलाता है। ठीक है, मेटा कंडीशन जो है कहलाता है कौन सा, कि अपनी सोच के बारे में सोचना, जो भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना, या अपनी सोच के बारे में जागरूक होना। ठीक है, दूसरी भाषा में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे सीखने, समस्या जो भी समाधान और निर्णय लेने के बारे में जागरूक होता है, उन्हें नियंत्रित भी करता है। इसे मेटा कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अर्थात सोचने के बारे में सोचना। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? देखिए, छिपा हुआ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं, तो जो बुक में आंसर क्वेश्चन या जो भी अर्थ लिखा हुआ है वो तो बच्चों को बता ही रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा अगर किसी महापुरुष या अपने गांव समाज या किसी दूसरे का उदाहरण दे करके उस बच्चे को समझाना, संतुष्ट करना ही छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम दे करके अगर बच्चों को समझाया जाता है तो बहुत जल्दी वो समझ जाता है और उसके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया, मतलब कि हम ठेठ भाषा में बता दिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि औपचारिक पाठ्यक्रम के अलावा, औपचारिक, औपचारिक मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके अलावा स्कूल में छात्रों द्वारा सीखे जाने वाली अनकही औपचारिक बातें, अनकही मतलब कि अपना से उदाहरण दे करके जो बात समझाया जाता है वही छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, इसके हिसाब से आपका बी नंबर में है कि छात्रों को अनौपचारिक सामाजिक शिक्षा, अनौपचारिक सामाजिक शिक्षा, जो भी आप समाज में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके मतलब उदाहरण लेकर के समझाना, यानी आपकी किताब के अतिरिक्त। समझ रहे हैं ना? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विवेदित निर्देश क्यों अपनाया जाता है? विवेदित निर्देश जो है क्यों अपनाया जाता है? तो आप जो है बी नंबर में देखिए कि विविध अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है,
तो विविध विविध देखिए, कोई भी आप प्रश्नावली बनाते हैं तो लास्ट में देता है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में होता क्या है कि मुख्य मुख्य क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि विविध अधिगम, मतलब मुख्य मुख्य जो भी आप विशिष्ट रूप से, मुख्य रूप से जो भी सीखे, उन शैलियों शैलियों के अनुसार अनुकूल, उसके अनुकूल आप ढले, पढ़ाई करें, सोचे समझे। समझ रहे हैं ना जो हम कहना चाह रहे हैं। विविध जो मुख्य चीज है उसको सीखने, अधिगम मतलब कि सीखना, यानी जो विविध चीज सीखे, मुख्य चीज सीखे, उन शैलियों के अनुसार अनुकूल उसमें ढालना, पढ़ना, समझना, सीखना, ठीक है। यही विभेदित निर्देश है, इसीलिए विभेदित निर्देश को अपनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर पर। कह रहा है लाइब्रेरियन छात्रों को स्रोतों की विश्वसनीयता सिखाते हैं, यह किसका उदाहरण है? स्रोतों की विश्वसनीयता, जिस स्रोत से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या लाइब्रेरियन के अगर क्वेश्चन है तो जिस लाइब्रेरी से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या जिस बुक से लाइब्रेरी से मतलब कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह कह रहा है कि यह किसका उदाहरण है, ठीक है। तो बी नंबर में देखिए, आलोचनात्मक साक्षरता, ठीक है। आलोचनात्मक कहने का तात्पर्य है कि स्रोत, क्वेश्चन है कि स्रोत की विश्वसनीयता, यानी जिस स्रोत का आप चयन किए हैं तो पहले आलोचना करेंगे कि ये चीज अच्छा है, ये खराब है, इसमें अच्छा समझ में आता है, इसमें इस लाइब्रेरी में अच्छा समझ में नहीं आता है, इस बुक में अच्छा से समझ में आता है, ये बुक अच्छा है नहीं है। तो पहले आलोचना करेंगे तब तो स्रोत का विश्वास बढ़ेगा कि हाँ इसमें अच्छा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो पहले स्रोत जो है, जो भी कुछ जांच, उसको पहले आलोचना करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि क्या है, उसके बाद हम इति करेंगे। यहाँ पर कह रहा है आलोचनात्मक शिक्षा, मतलब या साक्षरता भी कह सकते हैं, इसलिए इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में क्या करें कि एंड्रागोजी, एंड्रागोजी का अर्थ क्या है, ठीक है, या किससे संबंधित है? तो पहले एंड्रागोजी का अर्थ समझिए पहले, कि आमतौर पर एंड्रागोजी का अर्थ है कि वयस्कों के सीखने के विज्ञान और व्यवहार को, मतलब व्यवहार की समझ, वयस्क माने जुआ, ठीक है ना, वयस्कों के सीखने का विज्ञान और व्यवहार की समझ ही एंड्रागोजी कहलाता है, ठीक है। और दूसरी भाषा में बोल दे तो यह शिक्षा शास्त्र से अलग है, जो बच्चों के सीखने के विज्ञान और व्यवहार की समझ है। ग्रीक में एंड्रागोजी का अर्थ है मनुष्य का नेतृत्व करना, ठीक है। एंड्रागोजी का ग्रीक में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीक में एंड्रागोजी का क्या अर्थ है? तो मनुष्यों का, मतलब आदमियों का नेतृत्व करना, जबकि पेंडागोजी का अर्थ है बच्चों को नेतृत्व करना। समझ रहे हैं ना। एंड्रागोजी में क्या होता है, मतलब कि मनुष्य यानी वयस्कों को नेतृत्व करना, जबकि पेंडागोजी का अर्थ होता है बच्चों को नेतृत्व करना। समझ रहे हैं ना। तो वही कह रहा है कि एंड्रागोजी किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर वयस्क शिक्षा से, यानी युवा शिक्षा से, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले बताया, वयस्कों के सीखने की विज्ञान और व्यवहार के समझ को हम एंड्रागोजी कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ आप लिख लीजिए, ठीक है ना, कि वयस्कों की सीखने की विज्ञान और व्यवहार के समझ को एंड्रागोजी कहते हैं। इसलिए वयस्क शिक्षा से रिलेटेड है एंड्रागोजी, और बच्चों के शिक्षा से क्या रिलेटेड है? पेंडागोजी, ठीक है, पेंडागोजी। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए 7 नंबर में का, ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सबसे उच्च स्तर पर क्या है? ये कह रहा है तो सृजन करना। ब्लूम जो है, ब्लूम का वर्गीकरण में सृजन करना सबसे उच्च स्तर पर रखा गया है, ठीक है। सृजन, चाहे किसी भी चीज का सृजन हो, आप पढ़ाई के अगर क्षेत्र में है तो पढ़ाई का सृजन करें, कैसे सीखे, कैसे समझे, कौन से बुक पढ़ें, किस सहपाठी से मिले, नहीं किस टीचर से मिले, ठीक है। इसलिए ब्लूम के वर्गीकरण में जो है सृजन करना जो है सबसे उच्च स्तर पर रखा गया। पहले सृजन कीजिएगा कि हम किस, मतलब कि किस तरीका से पढ़ें, कौन से बुक पढ़ें, किस शिक्षक से मिले, सृजन कीजिएगा तभी तो पढ़िएगा, ठीक है। इसलिए उसको उच्च स्तर पर रखा गया है। चलिए सृजन करना को 8 नंबर में कह रहा है कि शिक्षक छात्रों को लाइब्रेरी में सीखने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, या किस पद्धति को दर्शाता है? किस पद्धति को दर्शाता है? तो स्वनिर्देश अधिगम। शिक्षक छात्रों को लाइब्रेरी में सीखने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं कि मतलब उत्साहित करते हैं, जिज्ञासा जगाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसको स्वतः निर्देश अधिगम, मतलब कि स्वयं खोजने, बुक खोजने, किताब में क्वेश्चन ढूंढने, पढ़ने का निर्देश दे रहे हैं, यानी खुद
अपना से सीखे, इसका अर्थ यही हुआ, इसलिए इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि पूछताछ आधारित शिक्षा की शुरुआत होती है। तो पूछताछ कब शुरू होगा? जब कोई क्वेश्चन पूछिएगा, सीधी सी बात है। तो पूछताछ आधारित शिक्षा कब शुरुआत होगा? जब आप प्रश्न पूछेंगे, यानी प्रश्न पूछेंगे तभी तो शिक्षा का शुरुआत होगा, पहले पूछताछ आधारित शिक्षा का। इसीलिए इसका आंसर जो है आपको प्रश्न पूछने से शुरुआत होता है, बी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि अनुमानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुमानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए बी नंबर में स्वयं खोजने की प्रवृत्ति विकसित करना। अनुमानी, कोई भी चीज का अनुमान लगाते हैं कि इस टाइप से इसका आंसर होना चाहिए या इस क्वेश्चन का आंसर इस बुक में होना चाहिए। ठीक है, अनुमानी विधि यानी अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो फिर अनुमान लगाते हैं तो क्या करते हैं? शिक्षक को बुक नहीं ना दे देते हैं कि थोड़ा खोजिए इसको, स्वयं खोजते हैं उसको, स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं शिक्षा उसे ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा स्वयं खोजने की प्रवृत्ति विकसित करना। अगर अनुमान लगाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आप नोट्स तैयार किए तो अनुमान लगाते हैं कि यह क्वेश्चन इस नोटबुक में मैंने नोट किया है, तो स्वयं क्या करते हैं? खोजते हैं। इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा स्वयं खोजना, यानी अनुमानी विधि का अर्थ यही हुआ। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि शिक्षक छात्रों को अवधारणा मानचित्र बनवाता है तो उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, अवधारणा मानचित्र, तो अवधारणाओं के बीच संबंध बनाना। ठीक है, अवधारणा मानचित्र बनाता है तो इसका मतलब होता है कि अवधारणाओं के बीच, जो भी आप अवधारणा बनाए हैं, किए हैं, उसके बीच आप संबंध बनाना। ठीक है, चलिए 12 नंबर का कार्य है कि समकक्ष मूल्यांकन में मूल्यांकन कौन करता है? समकक्ष यानी समान कक्ष। ठीक है, उस मूल्यांकन मतलब कौन करता है? तो पहले समकक्ष जो है का अर्थ आप समझ लीजिए कि समकक्ष मूल्यांकन का अर्थ होता क्या है? तो छात्रों द्वारा अपने साथियों के काम का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रतिक्रिया देना। किसके साथ? साथियों के, यानी छात्रों द्वारा अपने साथियों के काम का मूल्यांकन करना। देखिए मूल्यांकन का अर्थ है कि मापना, परखना, जांचना। ठीक ना, मूल्यांकन का अर्थ होता है तो छात्रों द्वारा अपने साथियों के काम का मूल्यांकन, जो भी साथी आप काम कर रहे हैं उसको मूल्यांकन करेंगे, मापेंगे कि क्या कैसे पढ़ रहा है या क्या शिक्षा ग्रहण कर रहा है या कितना नंबर ला रहा है, जो भी कुछ है मूल्यांकन करेंगे और उसके प्रति मतलब कि उसको मतलब कि क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे। फीडबैक जो होता है, प्रतिक्रिया देंगे कि इस तरह ना पढ़ के इस तरह पढ़ा जाए, यह बुक ना पढ़ करके यह पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये सब चीज किससे हो रहा है? साथी से हो रहा है, अर्थात सहपाठी से हो रहा है। इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। समकक्ष मूल्यांकन, समान कक्ष वाला, जो भी समान रूप से आपके लेवल का जो भी साथी है, उन साथियों के काम के हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। और जब हमको पता चल जाता है कि क्या सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका हम प्रतिक्रिया देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, या ये बुक पढ़ो, ये इस टाइप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें कि सीखने का पिरामिड के अनुसार, लर्निंग पिरामिड के अनुसार सबसे अधिक अस्थाई अधिगम किस माध्यम से होता है? ठीक है, तो सी नंबर में देखिए दूसरों को पढ़ाना। देखिए कितना अच्छी बात है, दूसरों को पढ़ाना। अगर दूसरों को मतलब आप पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो ये मत समझिए कि वो सीख लिया, वो जान गया, उसको हमने बता दिया। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि इसमें क्वेश्चन भी मिला है कि सिखाकर सीखना, पढ़ाकर पढ़ना। ठीक है, तो कह रहा है कि सीखने का पिरामिड के अनुसार सबसे अधिक अस्थाई अधिगम क्या? तो सीखने का कब होगा? जब दूसरों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तो पिरामिड तैयार होगा, मतलब आप भी सीखिएगा, आप भी जानिएगा। देखिए आप पढ़ रहे हैं तो एक ही लाइन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर का, क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि उस क्वेश्चन के अतिरिक्त आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा या बताइएगा, तो निश्चित है कि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता होगा। समझ रहे हैं ना? तो दूसरों के पढ़ाइएगा तो निश्चित है कि आप बहुत ज्यादा आप खुद सीख सकते हैं, यानी पिरामिड एक तैयार हो सकता है। ठीक है, इसलिए सीखने का पिरामिड कब होगा? जब दूसरों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब देखिए, ये जो है पीडीएफ ही है या जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण की कला, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, यही तो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्कैप फोल्डिंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग में जो है समर्थन, मतलब कि जो भी कुछ छात्र जो है सीख रहा है, या लाइब्रेरी का अगर क्वेश्चन है तो लाइब्रेरी के क्षेत्र में अगर आपको समझाएं, यहाँ पर एक शब्द में देखिए, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो समर्थन इसका आंसर हो गया, लेकिन डिटेल रूप से इसके बारे में अगर समझाएं तो शिक्षक जो है समर्थन करते हैं। किस प्रकार समर्थन करते हैं? अगर लाइब्रेरी का क्वेश्चन है तो लाइब्रेरी में कोई भी अगर छात्र आता है तो उसको हम मदद करेंगे, समर्थन करेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है, वो बुक कहाँ रखा हुआ है, आपको किस ग्रुप में बैठकर पढ़ना है, आप किस लेवल का है। ठीक है, यानी हर तरह से शिक्षक को समर्थन करना है, किसको? छात्र को। ठीक है, यही जो है स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है, समर्थन। समझ रहे हैं ना? तो आप जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर में कह रहा है कि पुस्तकालय उपयोग की योजना बनाना किस कौशल को दर्शाता है। ठीक है, पुस्तकालय उपयोग की योजना बनाना, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूचना नियोजन, पुस्तकालय उपयोग की योजना बना रहे हैं तो इस कह रहा है किस कौशल को दर्शाता है, तो सूचना नियोजन कौशल को यह दर्शाता है। समझ गए ना? तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ता है गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन शिक्षण में किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए गेमिफिकेशन का अर्थ होता है गेम, मतलब कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसको मजेदार बनाना, रोचक बनाना। ठीक है, इससे होता क्या है कि छात्र जो है रोमांटिक हो जाते हैं, आपकी बातों पर ध्यान देते हैं, उनके मन में जो भी कचरा होता है निकल जाता है और आपके तरफ ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है ना? जो भी टीचर पढ़ा रहा है, इसीलिए वहां पर गेमिफिकेशन का मतलब कि प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी गेमिफिकेशन जो है शिक्षण के लिए उपयोग होता है। अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, ज्ञान प्राप्त करना को मजेदार बनाने के लिए। ठीक है, 17 नंबर में याद रखने का डोमेन का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखिए ज्ञान से है। याद रखना, याद रखना तो सीधी सी बात है, जब कोई भी चीज याद रखिएगा तब जाकर के आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना? तो बहुत लोग देखते हैं कि आज पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनका ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो यही बात है, याद रखना चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि याद, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि याद आखिर रखा कैसे जाएगा, याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो याद करने का तरीका बहुत सारा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि इस पीडीएफ को प्राप्त करते हैं, एक नंबर तरीका, तो आप इसको एबीसीडी करके इसको आप टेस्ट जो है दे सकते हैं। इसका नीचे आंसर दिया हुआ है, फिर उसको चेक कर सकते हैं कि हमको कैसे मतलब कि बनाना है या कितना हमको नंबर। जब इसको एबीसीडी बनाइएगा अपना जो भी, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह करके, एक का ए, इसका सी, इसका डी, नहीं इस तरह करके अगर बनाते हैं, फिर इसके चेक करते हैं, तो अगर जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग पर बैठ जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्यों क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग पर बैठ जाता है और याद हो जाता है। अगर टेस्ट दे करके, यानी इसको बना करके उसके बाद अगर नोटबुक तैयार करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, एक बार तो आपने टेस्ट दिया, दूसरा बार आपने उसको लिखा। ठीक है, अगर इस वीडियो को देखकर लिखते हैं तो और बेहतर, तो उसको लिखें, फिर एक बार दिमाग पर चढ़े, फिर उसको याद पढ़ लिए, 3 4 बार हो गया। और लास्ट स्थिति, अगर रात को खाना वाना खाकर सोने जा रहे हैं तो आंख बंद करके बॉल बत्ती ऑफ करके अगर उसको दिमाग में एक बार रिविजन कर लिए तो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा और हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीज अगर सीखना है, पढ़ना है, देखना है, तो मेरा एक चैनल है आदर्श मोटिवेशनल, उस पर देखें, सब तरीका हम बताते हैं, समय कैसे बचाए, कैसे पढ़ें, काम को कैसे, हर चीज है। ठीक है, स्टूडेंटों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, उसमें जाकर चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में कह रहा है कि शिक्षक द्वारा KWL चार्ट में के का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉलेज, KNOW। ठीक है, नॉलेज। ठीक, तो इस हिसाब से 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि समग्र शिक्षा में ध्यान दिया जाता है। समग्र, ठीक है, मतलब सभी प्रकार के, हर प्रकार के शिक्षा, समग्र शिक्षा, सभी प्रकार के शिक्षा।
सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, जो भी कुछ है, या क्या बोलते हैं आपके किताबी जो भी शिक्षा है, सब पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है, देखिए सी नंबर में उसे क्या होता है कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वही समग्र शिक्षण कहलाता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चिंतनशील चिकित्सक कौन होता है मेरे भाई। बहुत अच्छा, ये डीपली क्वेश्चन समझने वाला है कि चिंतनशील चिकित्सक कौन होता है, ठीक है। तो ये होता है जो शिक्षक शिक्षण पर चिंतन करता है और सुधार करता है, वही चिंतनशील चिकित्सक होता है। चिंतनशील चिकित्सक का ये मत समझिए कि डॉक्टर, ठीक है, चिकित्सक यहाँ उस डॉक्टर से नहीं है, ठीक है। जो शिक्षण, कोई भी शिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए, समझिए, ठीक है, यानी रिसर्च कीजिए और अपने पढ़ाई में सुधार लाइए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वही चिंतनशील चिकित्सक कहलाता है। यानी चिकित्सा करके, इलाज करके उसको ढूंढ लेगा कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। चिंतन करके, मनन करके, सोच कर, समझ कर अपने शिक्षा में जो सुधार करेगा, वही चिंतनशील चिकित्सक कहलाता है। समझ गए, जो शिक्षण पर चिंतन करता है और सुधार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए, प्रगति की निगरानी और सुधार। रचनात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन का अर्थ हमने ऊपर भी बताया कि मापना, सोचना, मापना, परखना, ठीक है, यही इसका उसके बारे में समझना मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक, कोई भी चीज अगर रचना करके मतलब कि उसको अच्छे ढंग से मूल्यांकन कर रहे हैं, माप रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, प्रगति की निगरानी और सुधार। जो भी प्रगति कर रहे हैं उस पर निगरानी होगा। मूल्यांकन का मतलब हो गया कि मापना, परखना। कोई भी चीज के मापेंगे, परखेंगे कि ये चीज ठीक है, नहीं है, तो क्या होगा, आपका प्रगति होगा और आपके काम में सुधार होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है। इतना आप टीचर बनने जा रहे हैं, इतना समझाने पर नहीं समझिएगा तो फिर क्या समझिएगा, ठीक है। आप लोग को तो कहा जाता है कि चालाक आदमी का इशारा काफी होता है, तो आप लोग तो खुद ही चालाक है, टीचर बनने जा रहे हैं, तो इशारा, एक शब्द हम बोल रहे हैं तो आपको 4 शब्द समझना चाहिए। चलिए 22 नंबर में क्या बोल रहा है कि जब छात्र को सिखाया जाता है कि कैसे सीखना है तो वह क्या कहलाएगा। कितनी अच्छा बात है, छात्र को यह चीज सिखाया जाता है कि कैसे सीखना है, तो ये सब चीज क्या है, तो ये सब चीज है मतलब सीखना, सिखाना, यानी खुद सीखना और फिर सिखाना। छात्र को सिखाया जाता है कि कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, चाहे घरेलू काम है कैसे करना है। तो आप तो बताते ही हैं, सिखाते हैं, लेकिन खुद भी सीखते हैं कि ये चीज ऐसे किया जाएगा। शायद आप किए हो, ठीक ठाक से हो गया हो, लेकिन छात्र के साथ काम करें, कहीं गड़बड़ हो गए, तो वहां भी आपको ऑब्जेक्शन लगेगा, तो आप खुद सीखिएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए जब छात्र को सिखाया जाता है तो सिखाया जाता है कि कैसे सीखना है, तो ये क्या कहलाता है, सीखना, सिखाना, यानी खुद सीखना और बच्चों को भी सिखाना। समझ रहे हैं ना, सीखना, सिखाना। चलिए 23 नंबर में क्या करेंगे, डिजिटल प्रवाह में क्या महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्रवाह में क्या महत्वपूर्ण है, तो डिजिटल उपकरणों का कुशल प्रयोग। डिजिटल उपकरणों का कुशल प्रयोग। देखिए डिजिटल, डिजिटल का मतलब ये हो गया कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी कुछ है, बाकी ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि डिजिटल प्रवाह का महत्वपूर्ण मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, तो डिजिटल उपकरणों का कुशल प्रयोग। जो भी कुशल मतलब कि हर तरह से जानकार उस क्षेत्र में, यानी डिजिटल के क्षेत्र में, ठीक है, उसका अगर प्रयोग करते हैं तो डिजिटल प्रवाह कर सकते हैं अच्छे ढंग से, मतलब सबको बता सकते हैं। आगे बढ़िए। 24 नंबर में पिछड़ा डिजाइन। पिछड़ा डिजाइन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो पहले पिछड़ा डिजाइन का अर्थ समझिए। यहाँ तो क्वेश्चन है कि पिछड़ा डिजाइन किस बात पर जोर देता है, ठीक है, लेकिन पिछड़ा डिजाइन का अर्थ क्या होता है, तो यह एक शिक्षा शास्त्र दृष्टिकोण है जो पाठ्यक्रम या पाठ योजना बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है। इसी को पिछड़ा डिजाइन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक पहले वांछित सीखने के परिणाम को परिभाषित करते हैं, फिर उन परिणामों को मापने के लिए मूल्यांकन विधियों को पहचान करते हैं, और अंत में इन परिणामों और मूल्यांकन को, यानी मूल्यांकन विधियों के अनुरूप शिक्षण गतिविधि और सामग्रियों का चयन करते हैं। यही जो है पिछड़ा डिजाइन कहलाता है, ठीक है। एक लाइन में बोले तो
एक शिक्षा शास्त्री द्वारा, जो भी है, शिक्षा शास्त्री द्वारा एक दृष्टिकोण है जो पाठ्यक्रम या पाठ योजना बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया का पालन करता है। ठीक है, वही जो है पिछड़ा डिजाइन कहलाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाएं, इस हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा, मूल्यांकन करना। यानी शिक्षा शास्त्री जो है मूल्यांकन करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, जो भी कुछ है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, सहयोगात्मक नोट निर्माण, सहयोगात्मक, नाम ही है कि हाँ सहयोग करना है। ठीक है, सहयोगात्मक, तो सहयोगात्मक नोट निर्माण किससे बढ़ावा देता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो सामूहिक अधिगम, ठीक है, सहयोग, यानी सहयोगात्मक कब कीजिएगा, जब आप ग्रुप में रहिएगा, जब समूह में रहिएगा, तभी तो दूसरे को सहयोग कीजिएगा। अकेले किसका सहयोग कीजिएगा, जब कम से कम 2 आदमी रहेगा तब तो एक दूसरे को सहयोग कीजिएगा। अर्थात सामूहिक अधिगम, सामूहिक मतलब समूह में रहिएगा, तब अधिगम का मतलब सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो समूह में सीखिएगा, परखिए, मतलब कि सीखिएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, यानी सहयोगात्मक नोट निर्माण में। ठीक है, सहयोगात्मक का मतलब होता है कि समूह में ही सहयोग किया जा सकता है जब एक आदमी से अधिक रहे। ठीक, चलिए 26 नंबर में कह कि छात्र पोर्टफोलियो, छात्र पोर्टफोलियो का अर्थ क्या होता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। थोड़ा सा इसको बोलते बोलते मुंह दुखा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन करना। ठीक है, छात्र पोर्टफोलियो का अर्थ है मूल्यांकन करना, जांचना, परखना, जो भी कुछ है। ठीक है, चलिए 27 में कह रहा है कि शिक्षक बातचीत का समय अधिक होने पर नुकसान क्या होगा। कोई भी शिक्षक ज्यादा गप सप करेगा तो क्या होगा, छात्र जो है निष्क्रिय हो जाएगा, उनके तरफ ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, या बोलेगा कि सर जो है बहुत खाली बकवासे करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी आपके बात पर ध्यान नहीं देगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर कह रहा है लाइब्रेरियन द्वारा डिजिटल स्टोरी टेलिंग करना क्या दर्शाता है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो यह क्या दर्शाता है, तो तकनीक और रचनात्मकता का सहयोग। डिजिटल, देखिए डिजिटल चीज का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल जो भी कुछ है ऑनलाइन वाला, तो क्या होता है, तकनीक और रचनात्मकता का मतलब संयोजन है। वह क्या है कि तकनीक, तकनीक और रचनात्मक का संयोजन है, अगर डिजिटल कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा अगर आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, यानी इसका बी नंबर 28 का बी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पूछताछ चक्र के चरणों में पहला चरण क्या होगा। अब पूछताछ का पहला चरण क्या होगा, जब कुछ पूछिएगा तबे ना चालू होगा, अर्थात प्रश्न से। ठीक है, यानी प्रश्न पूछने से चालू होगा, यानी बी नंबर में जो देख रहे हैं पूछताछ प्रक्रिया कब चालू होगा, जब आप क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर प्रश्न पूछना हो गया। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। थोड़ा सा इसको लाइक कर दीजिए, 5 आदमी को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, पूरे डिटेल में बताया गया है, उन्हें जाकर के देखें। हम जो भी पढ़ाते हैं टू द पॉइंट, ठीक है ना, वही पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में आते हैं। ये पीडीएफ जो है पूरे चुन चुन करके टाइपिंग कराया गया अपना से, ये ना कि किसी सेट को उठा करके कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे सेट में से चुन चुन करके क्वेश्चन बैंक बुक खरीदिए। ठीक है, आपके पटना में बहुत सारे प्रकाशन का है, उसमें से चुन चुन करके तब जाकर के इसको टाइपिंग कराया गया है। तब हम बोलते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। एक छात्र ने कमेंट कर दिया था कि एग्जाम हुआ ही नहीं तो बहुत जगह कहाँ छात्र पूछ दिया गया। आप क्वेश्चन बैंक तो आप पढ़िए, कहाँ कहाँ एग्जाम हुआ है ऑल इंडिया और अदर स्टेट में। फर्स्ट जो वीडियो हमने बनाया था सेट 1 में, उसमें दिया गया है किस किस स्टेट में लाइब्रेरियन अनिवार्य है और पढ़ाया जाता है, वहाँ पर एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। तो अनुभवनात्मक शिक्षा के चरणों में कौन शामिल नहीं है, या नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है निष्क्रिय श्रवण, ये जो है ठोस अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, सक्रिय, ये सब हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये निष्क्रिय वाला नहीं होगा, इसको शामिल हम नहीं कर सकते अनुभवात्मक शिक्षण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिखाओ सीखो
चक्र में फीडबैक प्रतिक्रिया की भूमिका है, ठीक है, यानी प्रतिक्रिया का क्या भूमिका है, सिखाओ सीखो, ठीक है, सिखाओ फिर सीखो, तो सुधार में सहायक, सिखाओ सीखो यानी पढ़ाओ खुद पढ़ो में फीडबैक भूमिका क्या होता है, तो सुधार में सहायक होता है। जो भी कुछ आप मतलब कि पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुधार होता है। समझ गया ना, तो सीधी सी बात है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र एजेंसी का मतलब क्या होता है, छात्र एजेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही बोलते बोलते थक जाते हैं, ठीक है ना। छात्र एजेंसी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आता है कहाँ है, आगे इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा देते हैं। 32 नंबर, तो छात्र एजेंसी का मतलब क्या होता है, छात्र की स्वायत्ता, ठीक है, छात्र की स्वायत्ता, मतलब कि इसको अगर डिटेल में अगर पढ़े छात्र एजेंसी का, ठीक है, इसको थोड़ा सा कहाँ है, छात्र एजेंसी, ठीक है, इसको लिखना चाहे तो लिख लें। छात्रों की अपने शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना, अपने सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करना और अपने सीखने की प्रतिक्रिया में निर्णय लेना छात्र एजेंसी कहलाता है, या छात्र एजेंसी का अर्थ होता है, ठीक है। ये ना कि छात्रों का भंडार छात्र एजेंसी हो गया, ये नहीं मेरे भाई, ठीक है। छात्र अपनी जो भी शिक्षा मतलब ग्रहण करते हैं उसमें सक्रिय मतलब की भूमिका निभाता है, अपने सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करता है कि हमको क्या मतलब सीखना है, उस लक्ष्य को निर्धारित करता है और अपनी सीखने की प्रतिक्रिया में निर्णय लेता है कि हमको ये सीखना है नहीं सीखना है। सरल भाषा में अगर कहें, सीधा भाषा में, तो छात्र एजेंसी का मतलब है छात्रों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेना और उसे आकार देना, ठीक है, निर्णय लेना और उसे आकार देने की क्षमता देना, इसी को छात्र एजेंसी कहा जाता है, ठेठ भाषा में अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, छात्र की स्वायत्ता, यानी स्वयं उसका निर्णय लेगा, ठीक है, मतलब कि स्वयं भूमिका निभाएगा, अपने जो भी कुछ सीखा पढ़ा या कोई काम ही किया घरेलू, ठीक है ना, जो भी कुछ है, यानी छात्र स्वायत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लर्निंग एलिविटिक्स, ठीक है, लर्निंग एलिविटिक्स से क्या तात्पर्य है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो छात्रों को की सीख की आंकड़ों द्वारा समझना, ठीक है, छात्रों की सीख की आंकड़ों द्वारा समझना, लर्निंग एनालिटिक्स से आप क्या मतलब क्या प्राप्त होता है, तो छात्रों को सीख के आंकड़ों द्वारा समझना, मतलब कि छात्र जो भी कुछ सीख रहा है उसका आंकड़ा क्या है, कैसे समझ रहा है, उसके द्वारा समझना, ठीक है, आपका लर्निंग एनालिटिक्स कहलाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब शिक्षक लाइब्रेरी में चॉइस बोर्ड, देखिए चॉइस बोर्ड यानी ऑप्शन देना, चॉइस का ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस बोर्ड का उपयोग करता है तो क्या है, क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन को थोड़ा हम ऊपर बढ़ाते हैं। छात्रों को विकल्प देना, मतलब कि ऑप्शन देना, चॉइस बोर्ड ऑप्शन देना, चॉइस करना, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधी सी बात है, छात्रों को विकल्प देना। 35 नंबर में क्या कर रहा है कि हेउटागोजी, हेउटागोजी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है स्वनिर्देश अधिगम, स्वनिर्देश अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, स्व मतलब कि स्वयं, निर्देश यानी स्वयं को निर्देश करके सीखें, वही हेउटागोजी कहलाता है या हेटागोजी पर फोकस कहलाता है। अगर स्वयं स्वयं अपने को निर्देशित करें और अधिगम करें, मतलब सोचे समझे सीखें, ज्ञान अर्जित करें, वही हेउटागोजी कहलाता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर में क्या करें कि शिक्षा प्रबंधन प्रणाली LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन के लिए, ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन के लिए शिक्षा प्रबंधन प्रणाली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। ऑनलाइन शिक्षण मतलब प्रबंधन के लिए LMS का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। 37 नंबर में क्या करा है कि बहुबुद्धिद सिद्धांत किसने दी थी, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो सी नंबर में देखिए गार्डनर, गार्डनर ने दिया था। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 37 का। ये लेखक का नाम पूछा है, इसको आप रट लीजिएगा। कह रहा है कि साझा जोड़ी के बारे में विचार करें, रणनीति का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, तो समूह योजना और संवाद। समूह योजना, समूह में योजना बनाना, नहीं क्या लिखा है, समूह सहयोग, सॉरी, समूह, समूह सहयोग, सहयोग और संवाद। समूह में सहयोग करें, संवाद करें, टॉकिंग करें मतलब डिस्कस करें। ठीक है, यही है साझा जोड़ी के बारे में विचार करें। साझा, अगर समूह में यानी ग्रुप में अगर पढ़ाई करते हैं, साझा करते हैं, डिस्कस करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। शायद कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हो लेकिन आपके सहपाठी जो समूह में बैठे हैं वो क्वेश्चन जानता हो, वो क्वेश्चन को कर दिया, पूछ दिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन शायद उसका आंसर आप न दे लेकिन वो उसका आंसर बताएगा तो आपको तो जानकारी हो गया। इसीलिए ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है ना, इसलिए साझा जोड़ी के बारे में विचार करें या कौन सा रणनीति मतलब इसका मुख्य लाभ क्या होता है, तो समूह में सहयोग होता है और संवाद मतलब कि टॉकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है, ठीक है, या क्या तात्पर्य है, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों का रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड, फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट यानी डिजिटल जो भी कुछ है उस पर फुटप्रिंट मतलब प्रिंट कर रहा है। उसका मतलब है कि इंटरनेट पर आपके गतिविधि को आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कौन से नोट्स बना रहे हैं, जो भी कुछ है उस सबका इंटरनेट पर गतिविधि का रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड करना फुटप्रिंट मतलब कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 में क्या कह रहा है कि शिक्षक छात्रों को नोट साझा करने का कहता है, यह किस रणनीति का उदाहरण है। ठीक है, तो यह जो है सहयोगात्मक शिक्षण यानी अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको जो है साझा कीजिए, यानी एक दूसरे को दीजिए, उसका नोट्स आप लीजिए, अपना नोट उसको दीजिए। शायद आप कोई ऐसा क्वेश्चन अपने नोट्स बुक में नहीं लिखे हैं जो छात्र लिखा हो। ठीक है, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए शिक्षक जो है छात्रों को नोट साझा करने को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, या किसको क्या कहा जाएगा, तो सहयोगात्मक शिक्षक। एक दूसरे का सहयोग हो गया और आपका काम भी हो गया, आपको शिक्षा भी प्राप्त हो गया। 41 नंबर में कह रहा कि क्रॉस करिकुलर लर्निंग में शामिल होता है, क्या शामिल होता है। बी नंबर भिन्न भिन्न विषयों का सम सम समेकित कर रहा है, समेकित शिक्षण, समेकित शिक्षण विभिन्न विषयों में मतलब भिन्न भिन्न विषयों में शिक्षण जो है क्रॉस करिकुलर लर्निंग का क्रॉस माने भिन्न भिन्न यानी बहुत सारे विषय में मतलब क्रॉस। ठीक है, बहुत सारा मान ले के बुक है, इस बुक से वो बुक जैसे भी है क्रॉस करके मतलब कि बहुत सारे बुक जो है क्रॉस करिकुलर लर्निंग, बहुत सारे बुक को पढ़ना। मान लीजिए को जिसे आपको ठेठ भाषा में समझा दे, मान लीजिए इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ है लेकिन सेम क्वेश्चन है दूसरे बुक में, क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया है, तो आप उसको क्या कीजिए क्रॉस कीजिएगा मतलब एक दूसरे के मेल कीजिएगा। समझिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इस बुक में इस टाइप से दिया है और इस बुक में इस टाइप से दिया है। तो कब कब समझिएगा, जब ज्यादा किताब पढ़िएगा। जब ज्यादा किताब फिर मिलेगा कहाँ, लाइब्रेरी में मिलेगा। अगर आपके पास है तो आप खुद पढ़िएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे चाहे क्वेश्चन जो भी हो, अगर क्रॉस करिकुलर लर्निंग का आप प्रयोग करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग बढ़ता है। और अब पढ़ने वाला छात्र यही विधि अपनाता है, बहुत सारे बुक को एक साथ रख करके पढ़ता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से दिया है और हमारे एग्जाम में किस टाइप से पूछ दे। ठीक ना, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 42 में कहा था पुस्तकालय सत्र में एग्जिट स्लिप का उपयोग क्यों किया जाता है मेरे भाई। तो इसलिए किया जाता है कि सत्र के मुख्य बिंदुओं को जांचना। सत्र माने जिस एग्जिट स्लिप मतलब कि सत्र के मुख्य बिंदु, जिस सत्र में आप पढ़ रहे हैं तो एक स्लिप दिया जाएगा कि हाँ इस सत्र में आप पढ़ रहे हैं, 23 24 25 26 इस सत्र में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वह जो है वो स्लिप जो दे दिया जाता है तो इससे शिक्षक को पता चलता है, छात्रों को गाइडलाइन करने में मतलब सुविधा होती है, अर्थात सत्र के मुख्य बिंदुओं को जांचना। चलिए 43 नंबर में क्या कह रहा है कि लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता,
जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता, लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, जिम्मेदारी बढ़ता है और प्रतिबद्धता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। 44 में कह रहा है छात्र नेतृत्व सम्मेलन का क्या दर्शाता है? छात्र नेतृत्व सम्मेलन क्या दर्शाता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो क्या बोलते हैं 44 नंबर, तो इसका सही आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, छात्र की स्व प्रस्तुति, छात्र की स्व प्रस्तुति। ठीक है, अर्थात छात्र नेतृत्व सम्मेलन का अर्थ होता है छात्र स्व प्रस्तुति, यानी छात्र स्वयं प्रस्तुति करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर में, कि स्व विनिमयता शिक्षण में शामिल है। ठीक है, स्व विनिमयता शिक्षण में शामिल है, क्या शामिल है? तो छात्र का स्वयं की सीख नियंत्रण करना, छात्र के स्वयं सीख नियंत्रण करना स्व विनिमयता शिक्षण का अर्थ है। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुक्त शैक्षिक शिक्षा मुख्य शैक्षिक संसाधन का लाभ क्या है? ठीक है, तो ये जो है स्वतंत्र और मुक्त, मतलब पहुंच, इसका अर्थ होता है मुक्त शैक्षिक संसाधन, माने मुक्त मतलब कि स्वतंत्र है। ठीक है, और मुक्त पहुंच मतलब कि स्वतंत्र है तो जहां तक पहुंचना है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, 47 में कह रहा है कि जब शिक्षक लर्निंग जनरल, ठीक है, लर्निंग जनरल रखता है तो वह किसे प्रोत्साहित करता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ये है प्रतिबद्धता, नहीं प्रतिबिंब का। ठीक है, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा, 47 के बी आंसर आपका हो जाएगा। 48 में क्या दिया है कि शिक्षण में सजगता का उद्देश्य क्या है? शिक्षण में सजगता का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक और छात्र का मानसिक संतुलन। देखिए, शिक्षण में ही नहीं, किसी भी चीज में अगर सजगता रहता है, आप चौकन्ने रहते हैं, ठीक है, मतलब सावधानी रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? शिक्षक और क्या बोलते हैं, छात्र का मानसिक संतुलन होता है। ठीक है, मानसिक संतुलन होता है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं। 49 नंबर में, छात्र नेतृत्व वाली जांच में कौन सा नेतृत्व करता है? छात्र नेतृत्व वाली जांच में क्या मतलब कि नेतृत्व होता है? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा छात्र। कह रहा है छात्र नेतृत्व माने जिसका छात्र खुद नेतृत्व करे, संचालित करे और खुद जांचे, तो उसमें नेतृत्व कौन करेगा? छात्र ही करेगा ना, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरियन छात्रों को ऑनलाइन जानकारी की नैतिकता सिखाता है, यह क्या है? ठीक है, लाइब्रेरियन छात्रों को ऑनलाइन जानकारी नैतिकता सिखाता है। जो भी लाइब्रेरियन होगा तो मतलब क्या है? डिजिटल नैतिकता। ठीक है, डिजिटल नैतिकता, इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। यानी लाइब्रेरियन अगर छात्रों को ऑनलाइन जानकारी देता तो क्या हुआ? डिजिटल हुआ। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ 50 क्वेश्चन जो है पूरा होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन, तो मैंने 50 टॉप 50 क्वेश्चन का मैंने वादा किया था। यहाँ तक अगर वीडियो में बने तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, कमेंट में भी जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिए, नया है तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखिए इसको पीडीएफ को प्राप्त कीजिए और एबीसीडी टेस्ट दीजिए। यहाँ देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है, उसको एबीसीडी लिख करके अपना दीजिए और देखिए कितना हमको नंबर आ रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब अगले दिन जो है हम टेस्ट सीरीज 9 का वीडियो हम बनाएंगे और देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे भाई दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।